नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प सोर्सेज हैं जो इसके इतिहास, इसके सफर और हाँ, इसके भविष्य पर रोशनी डालते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज से वो खास बातें निकालें जो हमें समझाएं कि भाई ये टूर्नामेंट शुरू कैसे हुआ, कैसे ये इतना बड़ा बन गया और आज एशियाई क्रिकेट के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक और क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एशियाई क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी एक मंच रहा है। नई प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड। और हाँ, जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान जैसी राइवलरीज का तो सेंटर स्टेज है ही। इसमें कई पहलू हैं वाकई। तो चलो फिर शुरू करते हैं, जरा इसको खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। 1984 की बात है, शारजा यूएई में पहला एडिशन खेला गया और ये ठीक तभी हुआ जब एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी बनी थी। हाँ, एसीसी जो एशिया में क्रिकेट को आगे बढ़ाने वाली बॉडी है, वो 1983 में बनी थी। और उनका एक बड़ा मकसद था कि पूरे एशिया में क्रिकेट को फैलाया जाए, उसे डेवलप किया जाए। तो 1984 में जब एशिया कप शुरू हुआ, वो उनका फ्लैगशिप टूर्नामेंट बन गया। मतलब इस मकसद को पूरा करने का एक अहम जरिया। अच्छा। और पहले टूर्नामेंट में सिर्फ 3 टीमें थीं। हाँ, सिर्फ 3, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। फॉर्मेट भी एकदम सीधा सा, राउंड रॉबिन, हर कोई हर किसी से खेला। बिल्कुल। और वो पहला खिताब भारत ने जीता था। उस शुरुआती दौर की एक और खास बात ये थी कि इसे ना एक रीजनल यूनिटी, मतलब क्षेत्रीय एकता बढ़ाने की कोशिश की तरह देखा गया था। एक ऐसा मंच जहां एशिया की बड़ी क्रिकेट टीमें साथ आएं, भले ही उनके देशों में आपस में कैसे भी राजनीतिक हालात हों। लेकिन राजनीति का असर तो पड़ा इस पर, मतलब सिर्फ खेल तक तो सीमित नहीं रह सका है। जैसे 1986 में सुनने में आया है, भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। श्रीलंका के साथ कुछ तनाव था शायद। हाँ बिल्कुल, उस वक्त श्रीलंका के साथ क्रिकेट के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो भारत ने बॉयकॉट किया था। और फिर 1990-91 में पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया। वजह, भारत के साथ खराब रिश्ते। बात यही नहीं रुकी, 1993 का एडिशन तो हुआ ही नहीं, कैंसिल करना पड़ा। क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये तो बड़ी अजीब बात है ना। एक तरफ तो एकता का प्रतीक बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ वही आपसी तनाव, उसी का शिकार हो रहा था ये टूर्नामेंट। हाँ, शायद इसीलिए यूएई ने इसे सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है, एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह। कि क्या किसी न्यूट्रल जगह पर खेलने से उन तनावों पर कोई असर पड़ता है, या ये बस एक, आप कह सकते हैं, टेम्पररी हल होता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, अब जरा फॉर्मेट पर आते हैं। शुरुआती 3 टीमों से ये आगे कैसे बढ़ा? देखिए, 90s तक आते आते इसमें और टीमें जुड़ने लगी, ग्रुप स्टेज जैसे फॉर्मेट आए। लेकिन एक बड़ा चेंज आया साल 2000 में। अच्छा, क्या था वो? पहली बार ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 4 का फॉर्मेट लाया गया। सुपर 4? हाँ, मतलब ग्रुप स्टेज के बाद जो टॉप 4 टीमें होती थीं, वो फिर से एक दूसरे से खेलती थीं। ओहो, इससे तो मुकाबला और तगड़ा हो गया होगा। बिल्कुल, टूर्नामेंट और ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। और साथ ही बांग्लादेश जैसी टीमें जो उस वक्त ऊपर आ रही थीं, उन्हें टॉप टीमों के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने को मिले। बाद में फिर एसोसिएट सदस्यों के लिए क्वालिफायर मैच भी शुरू हुए। हाँ, इससे तो अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, हांगकांग, नेपाल, इन नई टीमों के लिए भी दरवाजे खुले। बिल्कुल, और ये इन उभरती टीमों के लिए बहुत अहम रहा। जाहिर है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव मिलना उनके डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी था। हाँ, ये तो एसीसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे उनमें से एक था ही कि छोटी टीमों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का अनुभव मिले। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने की है, क्या सिर्फ कुछ सालों में एक बार होने वाले इस टूर्नामेंट में कुछ मैच खेल लेना इन टीमों के विकास के लिए काफी है? या फिर उन्हें लगातार हाई लेवल क्रिकेट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? एशिया कप एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर है, पर शायद पूरी कहानी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सही कहा, ये एक जरूरी सवाल है। अच्छा, अब आते हैं दबदबे पर। इतने सालों में कौन सी टीमें हावी रही हैं एशिया कप में? अगर आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है, भारत सबसे कामयाब टीम रही है। हाँ, 8 बार टाइटल जीता है भारत ने, रिकॉर्ड है। बिल्कुल, और सबसे हालिया जीत 2023 में थी। और भारत के बाद किसका नंबर आता है? भारत के बाद है श्रीलंका, उनके नाम 6 खिताब हैं। और उनकी 2022 वाली जीत तो काफी यादगार थी, उस पर आएंगे बाद में। पाकिस्तान ने भी 2 बार जीता है, 2000 और 2012 में। श्रीलंका की एक और खास बात है शायद,
मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है कि श्रीलंका अकेली ऐसी टीम है जिसने एशिया कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है। हर एक में? अरे वाह, ये उनकी कंसिस्टेंसी और एशियाई क्रिकेट के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी। ये सच में जबरदस्त है। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव जो हमने हाल के सालों में देखा है वो है फॉर्मेट का बदलना। 2016 से ये कभी ओडीआई होता है, कभी टी20 आए। जी हाँ, और इसकी वजह भी काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, इसका सीधा कनेक्शन है आने वाले आईसीसी इवेंट्स से। मतलब अगला बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप है, तो एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में होता है। और अगर 50 ओवर का वर्ल्ड कप आने वाला है तो एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब एशिया कप अब सिर्फ एशिया का चैंपियन कौन है ये तय नहीं करता, नहीं, बल्कि ये तो एशियाई टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी का एक अहम स्टेज बन गया है। ऐसा तो शायद ही दुनिया में कोई और रीजनल टूर्नामेंट करता होगा अपना फॉर्मेट बदलना। बिल्कुल, ये एशिया कप की एक यूनिक पहचान बन गई है। ये दिखाता है कि एशियाई क्रिकेट बोर्ड कितने प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, अपने खिलाड़ियों को बड़े मंच के लिए बेस्ट तैयारी देना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इससे एशिया कप की अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान थोड़ी कमजोर होती है और ये बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स की परछाई जैसा लगने लगता है। ये भी एक नजरिया है, सही बात है। अब जरा हाल के कुछ यादगार एडिशंस पर आते हैं। 2022 का टूर्नामेंट यूएई में हुआ था, टी20 आए फॉर्मेट में, काफी चर्चा हुई थी उसकी। हाँ, वो तो बिल्कुल एक फेरी टेल जैसा था। श्रीलंका जो अपने देश में उस वक्त गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। हाँ, बहुत मुश्किल हालात थे वहाँ। बिल्कुल, उस टीम ने सबको हैरान करते हुए फाइनल में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। वो उनकी टीम के जज्बे और जुझारूपन की मिसाल थी। वो जीत तो मतलब सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। कमाल था वो। सही में। फिर आया 2023 का एडिशन। हाँ, उसका आयोजन भी थोड़ा अलग था ना। हाँ, 2023 का टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया। हाइब्रिड मॉडल मतलब कुछ मैच पाकिस्तान में हुए और बाकी श्रीलंका में। अच्छा, ऐसा क्यों? वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनीतिक तनाव है उसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। तो ये दिखाता है कि कैसे डिप्लोमैटिक मजबूरियां क्रिकेट कैलेंडर पर असर डालती हैं। और उस टूर्नामेंट में भारत का परफॉर्मेंस कैसा था? भारत का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त था। फाइनल में उन्होंने मेजबान श्रीलंका को बहुत बुरी तरह हराया। हाँ, वो मैच तो याद है। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन पर आउट हो गई। सिर्फ 50? हाँ, और भारत ने बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 6.1 ओवर में मैच जीत लिया। ये एशिया कप फाइनल के इतिहास की सबसे एक तरफा जीतों में से एक थी। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे शायद। हाँ, कुलदीप यादव अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए। वाह। अच्छा, अब कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें। कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने एशिया कप पर अपनी छाप छोड़ी है? सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या के नाम, 1220 रन। हो, जयसूर्या, क्या प्लेयर थे वो। बिल्कुल, उनकी बल्लेबाजी ने कई सालों तक श्रीलंका के डोमिनेंस की नींव रखी थी एशिया कप में। और गेंदबाजी में कौन है टॉप पर? गेंदबाजी में शिखर पर हैं उनके ही हमवतन महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। 30 विकेट लिए हैं उन्होंने। मुरली, जाहिर है उनकी फिरकी का जादू तो हर जगह चला। हाँ, एशिया कप में भी खूब चला। और वो एक पारी जो शायद सबसे ज्यादा याद की जाती है, विराट कोहली की 183 वाली। हाँ, 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ चेज करते हुए नाबाद 183। बिल्कुल, वो बारी आज भी फैंस के जहन में ताज़ा है। वो सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, बल्कि जिस प्रेशर में और जिस टीम के खिलाफ वो पारी आई थी, वो उसे बहुत खास बनाती है। भारत को एक मुश्किल मैच जिताया था। कमाल की पारी थी वो। अच्छा, अब कुछ और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स, टीम टोटल्स के बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ा टीम स्कोर पाकिस्तान के नाम है। 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ 385 रन बनाए थे 7 विकेट पर। 385, ये तो जबरदस्त स्कोर है। हाँ, उस दौर में उनकी बैटिंग की ताकत दिखाता है। अच्छा, कुछ करीबी मुकाबलों का भी जिक्र होना चाहिए, खासकर बांग्लादेश के फाइनल मैच। वो बेचारों के साथ तो। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश 3 बार फाइनल में पहुंचा है, 2012, 2016 और 2018 में। 3 बार? हाँ, लेकिन तीनों बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, बस जरा सा चूक गए। 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ और 2018 में भारत के खिलाफ तो बहुत ही करीबी मैच हारे थे।
आखिरी गेंद तक गया था शायद 2018 वाला। हाँ शायद। ये तो बड़े दिल तोड़ने वाले मोमेंट्स रहे होंगे बांग्लादेश क्रिकेट और उनके फैंस के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये उनके बढ़ते कद को भी दिखाता है और टूर्नामेंट में कंपटीशन कितना बढ़ गया है ये भी पता चलता है। सही बात। और हाँ, 2016 का एडिशन पहला T20 एशिया कप था ना? जी हाँ, वो पहला और अब तक का अकेला एशिया कप है जो पूरा का पूरा T20 फॉर्मेट में खेला गया था। क्यों? क्योंकि उसके ठीक बाद भारत में T20 वर्ल्ड कप होना था, अच्छा। तो तैयारी के लिए। और जीता किसने था वो भारत ने ही जीता था। इन सब बातों में एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है भारत-पाकिस्तान राइवलरी। एशिया कप का शायद ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज तो सालों से या तो बहुत कम हुई है या हुई ही नहीं है। हाँ, वो तो है। तो एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट ही वो मंच बचते हैं जहां ये टीमें आमने सामने होती हैं, और इन मैचों को लेकर जो फैंस का जुनून होता है वो तो अलग ही लेवल पर होता है। और इसका असर सिर्फ मैदान तक तो नहीं रहता होगा। अरे बिल्कुल नहीं, इन मैचों से टीवी रेटिंग्स आसमान छूती हैं, स्टेडियम पैक हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाती है। ये मैच टूर्नामेंट के कमर्शियल पहलू को बहुत मजबूती देते हैं और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट इवेंट्स में से एक बनाते हैं। ये एक तरह की क्रिकेट डिप्लोमेसी है जहां मैदान पर टक्कर होती है, लेकिन इससे करोड़ों का रेवेन्यू भी आता है। तो अब जरा आगे की बात करते हैं। अगला एशिया कप कब और कहाँ है? अगला यानी 17वां एडिशन 2025 में होना तय है, 9 से 28 सितंबर तक। कहाँ पर? यूएई में, दुबई और अबू धाबी में। अच्छा, फिर से यूएई। और फॉर्मेट? क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, तो ये एडिशन भी T20I फॉर्मेट में होगा। ओके, तैयारी फिर से। हाँ जी। और इसमें कुछ नया भी है क्या? हाँ, इस बार ये टूर्नामेंट और भी बड़ा होने जा रहा है। पहली बार 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 टीमें? पहले 6 होती थी ना? हाँ, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो अपनी रैंकिंग के हिसाब से सीधे क्वालिफाई कर चुके हैं। इनके अलावा 2024 एसीसी प्रीमियर कप से 3 और टीमें क्वालिफाई करके आई हैं, यूएई, ओमान और हांगकांग। यूएई, ओमान, हांगकांग, वाह! तो ये अब तक का सबसे बड़ा एशिया कप होगा। जी हाँ। 8 टीमों का। तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा? टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। फिर हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी और फिर और वहां से टॉप 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। भारत का पहला मैच कब है? भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है और वो सबसे ज्यादा इंतजार वाला मैच भारत बनाम पाकिस्तान, वो 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। अच्छा, 14 सितंबर, नोट कर लिया जाए। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होंगे। ज्यादा टीमों के आने से और T20 फॉर्मेट होने से उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट काफी रोमांचक होगा। नई टीमों को फिर से टॉप लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। तो हमने देखा कि कैसे 1984 में शारजाह में 3 टीमों के साथ जो सफर शुरू हुआ था, वो आज 2025 में यूएई में 8 टीमों के एक बड़े टूर्नामेंट तक पहुंच गया है। और फॉर्मेट भी वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलता रहा है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे राजनीतिक तनावों ने इस पर असर डाला। बॉयकॉट्स हुए, मैच रद्द हुए, लेकिन फिर भी ये टूर्नामेंट चलता रहा। हमने भारत और श्रीलंका का दबदबा देखा और साथ ही ये भी जाना कि ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब यूएई, ओमान, हांगकांग जैसी टीमों के लिए खुद को साबित करने का एक कितना ज़रूरी मंच बना है, भले ही उनके विकास की अपनी चुनौतियां हों। बिल्कुल। श्रीलंका की 2022 की वो जीत, हाँ, भारत का 2023 का डोमिनेंस, हाँ, कोहली की वो 183 रन की पारी, जयसूर्या और मुरलीधरन के रिकॉर्ड्स, ये सब इस टूर्नामेंट की कहानी के अहम हिस्से हैं। ये सब दिखाता है कि एशिया कप अपने जो असली मकसद थे, एशिया में क्रिकेट को पॉपुलर बनाना, रीजनल टीमों को एक स्टेज देना, भले ही तनाव हो, टीमों को वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स के लिए तैयार करना और खासकर भारत-पाकिस्तान मैचों के जरिए फैंस को बांधे रखना, इनमें काफी हद तक कामयाब रहा है। और ये सिर्फ एशिया का ही नहीं, बल्कि आईसीसी से मान्यता प्राप्त इकलौता कॉन्टिनेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये भी इसे एक खास दर्जा देता है। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है कि एशिया कप लगातार बड़ा हो रहा है, ज्यादा टीमें आ रही हैं, इसका फॉर्मेट वर्ल्ड कप से जुड़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में एशिया कप सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स की तैयारी का एक अहम रीजनल प्लेटफॉर्म बनकर ही रह जाएगा, या फिर इसका जो बढ़ता हुआ कद है, टीमों की बढ़ती संख्या है और इसका ये अनोखा बदलता हुआ फॉर्मेट, क्या ये इसे अपने आप में एक ऐसी प्रतियोगिता बना सकता है
जिसका ग्लोबल लेवल पर अपना एक अलग एक महत्वपूर्ण स्थान हो। मतलब इसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो जो सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी तक ही सीमित ना रहे। इस पर आगे जरूर सोचा जा सकता है।